गुड इवनिंग बच्चों, सुन पा रहे हो भाई? यस सर। तो कल हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट और वाटर इक्विवेलेंट, ये तीन चीजें डिफाइन कर ली थी। यस सर। समझ में भी आ गई थी? यस ठीक सर। है। अब मान लो हमें लिखना हो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। इसको हम डेल्टा क्यू कह देते हैं। कैसे लिखेंगे? तो एक तरीका तो है डेल्टा क्यू इक्वल टू सी डेल्टा टी। ये हम कब यूज करेंगे? जब हमें स्पेसिफिक हीट दी हो, है ना। तो एग्जाम्पल के लिए एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसकी स्पेसिफिक हीट 10 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो किसी ने पूछा कि अगर इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाना है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। तो फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो कितना हो जाएगा, सी की जगह तो 10 हो गया, डेल्टा टी कितना हो गया? डेल्टा टी इसका है, बोलो 10 है ना। ये 100 कैलोरीज का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको? एक तरीका हो जाएगा हमारे पास डेल्टा क्यू लिखने का, एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी। ये हमें कब यूज करना है? जब हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी हो। तो हमेशा ध्यान रखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ मास बहुत जरूरी है। तो अगर कोई कहे हमसे कि हमारे पास 50 ग्राम वाटर है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है, इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट करके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने में कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? तो डेल्टा क्यू कितना आया? 50 ग्राम, एस की जगह आ गया 1, डेल्टा टी की जगह कितना आ जाएगा? 20। 1000 कैलोरीज जो है और आंसर हो जाएगा। समझ सकते हो बात? यस सर। सर इसमें एस वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, बिल्कुल ना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जब भी यूज करना है तो मास के साथ मल्टीप्लाई होकर यूज होगी ना। अच्छा, फिर समझो कि एक और टैलेंट हमें अपने अंदर लाना है, वो है राइटिंग दी हीट एक्सचेंज इक्वेशन। राइटिंग दी हीट एक्सचेंज इक्वेशन, वो कैसे लिखेंगे? तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से किसी ने हमें कहा कि 100 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी लिख लेते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद हो जाएगी हमें, इज मिक्स्ड विथ 20 ग्राम अल्कोहल एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड, लेट्स से, है ना। इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी, अब मुझे अल्कोहल की कितनी है वो तो नहीं पता, मैं कुछ भी नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने 0.5 ले लिया, लेट्स से ना, होता नहीं है ऐसे, कुछ भी मान लेते हैं per degree centigrade. Find the resulting temperature. Find the resulting temperature. तो ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व करना है, इसको ध्यान से देखना। हमारी इक्वेशन है हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन्ड, या हीट लूज किसने की है बता सकते हो? वाटर में। वाटर में, ना। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो हीट लूज करेगा, बिल्कुल सही है। और हीट गेन कौन करेगा?
अल्कोहल। अल्कोहल, ये बात ठीक है। तो पहले हीट लॉस लिख लेते हैं। अच्छा, मान लेते हैं जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है वो इन दोनों के बीच में कुछ होगा, इतना तो पक्का है ना यार, 5 से ज़्यादा होगा 40 से कम होगा। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को हम बीच में मान लेते हैं कुछ T होगा ऐसे, ठीक है। तो जिसने हीट लूज की उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, M इंटू एस इंटू 40 - T। देखते चलो देखो ना। जिसने हीट गेन की उसके लिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा M कितना है 20 इंटू एस कितना है 0.5 इंटू T-5। अब यहाँ पे देखो हमने 40 - T लिखा है, यहाँ T-5 लिखा है, ठीक है। कुछ कॉमन है इन दोनों में, 40 - T और T-5 में। कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि हमने दोनों जगह एक बात का ध्यान रखा है। तो ज्यादा टेम्परेचर, बिल्कुल, हमने ज्यादा माइनस कम लिखा है, बिल्कुल सही है ना, एकदम सही बात है ना। तो जब भी आप इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिख रहे हो, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, कई बार क्या होता है लोग कंफ्यूज जाते हैं कि भाई अगर लॉस है तो नेगेटिव होना चाहिए, है ना। कई बार ऐसा लॉजिकली लगता है ना कि लॉस लिख रहे हैं तो नेगेटिव है, नहीं। हम ये कह रहे हैं द अमाउंट दैट हैज बीन लॉस्ट, है ना। हम लॉस प्रॉफिट लॉस की टर्म वाला नहीं देख रहे हैं, हम कह रहे हैं द अमाउंट दैट हैज बीन लॉस्ट इज इक्वल टू द अमाउंट दैट हैज बीन गेन। तो हम सिर्फ उसके मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ हम बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से इक्वेट कर रहे हैं, सही है ना। तो जो लूज कर रहा है उसके लिए हमने क्या किया, उसका इनिशियल टेम्परेचर जो कि ज्यादा था माइनस जो उसका फाइनल टेम्परेचर जो कि कम है वो लिख दिया। अच्छा, दूसरे राइट हैंड साइड पे जो गेन कर रहा है उसका फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है और इनिशियल टेम्परेचर कम था, तो वहां भी हमने ज्यादा माइनस कम लिखा T-5। इस बात का सर ध्यान इस रखना। हाँ, इक्वेशन का डेरिवेशन पूछा जाता है? नहीं, इसका कोई डेरिवेशन तो है ही नहीं है। कैसे डेरिवेशन कैसे होगा जब हमने कहा हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। ये तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है ना। नहीं सर, Q इज इक्वल्स टू MS डेल्टा T। नहीं यार, डेल्टा Q। इसका भी डेरिवेशन कैसे हो सकता है, आप सोच के देखो। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है एक सब्सटेंस है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। Heat required to increase 1 degree नहीं यार, हीट temperature. रिक्वायर्ड बाय यूनिट मास टू चेंज द टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री, है ना, 1 डिग्री। तो अगर Yes. यूनिट मास की जगह हमारे पास 4 ग्राम है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं। Yes sir. और चेंज हमारा 1 डिग्री ना होकर 10 डिग्री हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं। Yes sir. तो बस वहां पे M भी आएगा और डेल्टा T भी आएगा, सही है कि नहीं, है ना। Yes sir. तो इसका डेरिवेशन नहीं है, मतलब ये तो हम कहेंगे ना, एक बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर स्पेसिफिक कैपेसिटी इज डिफाइंड फॉर अ यूनिट मास एंड अ यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, तो व्हेनेवर देयर इज अ मास अदर देन अ यूनिट एंड देयर इज अ टेम्परेचर चेंज अदर देन अ यूनिट, तो हमें मास से भी मल्टीप्लाई करना होगा और टेम्परेचर चेंज से भी मल्टीप्लाई करना होगा, सही है कि नहीं। Yes sir. ठीक है। तो ये हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन्ड वाली इक्वेशन जो है ना, इसको ध्यान से देख लो। इसको ऐसे ही यूज करना है ना। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास दो सब्सटेंस है ना, एक को A बोल देते हैं, एक को B बोल देते हैं। A का मास हमारा M है, B का मास 2M है। A की स्पेसिफिक कैपेसिटी S है, B की स्पेसिफिक कैपेसिटी 1.5 S है। A का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है और B का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो रिजल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा ये बताना है आपको। करोगे एक बार सॉल्व इसको। इक्वेशन लिखवा दो मुझे। Sir, M into S M इंटू एस into 80 minus T 80 - T is equals to 2M into 1.5 S सही है, into T minus 20. सही, एकदम सही है। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं, एम एस कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा, है ना। तो इधर बचा 80 - T, उधर बचा 3T - 6T, है ना।
तो ये हो गया हमारे पास 4t और 4t बराबर हो गया 140, t इक्वल टू 35 आ जाएगा। एक बार देखो, चेक कर लो। यस सर। तो ये हमने कर लिया। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा जिसको कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये टी है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो लेटेंट हीट क्या होती है ना, इस बात को समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐसे सोचते हैं कि हमने 1 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, मान लो। अच्छा, वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है वो है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, मैं इस पानी को ठंडा करने के लिए इसमें से हीट निकाल सकता हूँ। जब हीट लूज करेगा तो ठंडा हो जाएगा, बस सही है ना? यस सर। तो अगर ये 1 ग्राम पानी 1 कैलोरी लूज करे तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? एक ग्राम पानी अगर 1 कैलोरी लूज करे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा इसका? स्पेसिफिक हीट देखो, 19 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो -1 कैलोरी किया तो ये 19 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया। अच्छा, यही 1 ग्राम पानी मान लो 10 कैलोरी लूज करे तो टेम्परेचर 10 डिग्री पे आ जाएगा कि नहीं? यस सर। अच्छा, 20 कैलोरी लूज करे तो कितना आ जाएगा टेम्परेचर? 0 डिग्री। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब क्या होता है, अगर मैं यहाँ से 1 कैलोरी और निकालूं तो क्या होना चाहिए? अगर सिर्फ इसी लॉजिक से चल रहे होते तो 21st कैलोरी अगर मैं इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लूँ, हीट ये लूज कर दे तो टेम्परेचर -1 हो जाना चाहिए था। यस सर। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना? आप 1 निकाल लो, 2, 4, 10, 20, 30, 40, 50। होता यह है कि आप 80 कैलोरी इसमें से निकाल लो, -80 कैलोरी, तो इसका टेम्परेचर तो तब भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बस फर्क क्या पड़ता है, ये वाटर जो है अब आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने 1 कैलोरी निकाली तो वाटर का टेम्परेचर 0 तक आ गया। लेकिन 0 आने के बाद क्या हुआ, आपने 80 कैलोरीज 80 कैलोरी निकाल ली तो भी वो वाटर 0 का 0 पे ही रहा। सिर्फ क्या चेंज आया उसमें? लिक्विड से सॉलिड हो गया। हाँ, वो उसका फेज जो है वो सॉलिड फेज से वो सॉरी लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में ट्रांसफॉर्म हो गया, वाटर की जगह वो आइस हो गया। यस इसका सर। मतलब ये हुआ कि उस वाटर के अंदर इतनी सारी एनर्जी छुपी हुई थी जिसका हमें कुछ पता ही नहीं था। हमें तो लग रहा था जब भी ये 1 कैलोरी लूज करता है टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाता है, लेकिन इसके पास तो ये 80 कैलोरी की छुपी हुई एनर्जी थी जो तब तक सामने नहीं आई जब तक हम इसको कहाँ नहीं ले गए, कौन से टेम्परेचर पे नहीं ले गए? 0 डिग्री। 0 डिग्री पे, जिसको हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना? तो इस छुपी हुई एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेटेंट हीट, है ना? अब इसके पीछे का रीजन थोड़ा सा समझ लो कि लेटेंट हीट के पीछे का रीजन क्या है। देखो, होता क्या है कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं। कंपेयर करो, गैस में ये और स्ट्रांग होती होंगी या वीक होती होंगी? वीक। और वीक होती होंगी, बात ठीक है ना? तो अब होता क्या है कि जैसे 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 आप किसी लिक्विड को ठंडा करते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता जाता है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं
ये मॉलिक्यूल्स एनर्जी लूज करते हैं और पास में आना शुरू हो जाते हैं, है ना। जितनी कम एनर्जी के होंगे उतने ज्यादा पास होंगे, जितने ज्यादा एनर्जेटिक होंगे उतना ज्यादा एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। लॉजिक समझ सकते हैं? जितनी ज्यादा एनर्जेटिक होंगे दूर भागेंगे, जितने कम एनर्जेटिक होंगे पास आते जाएंगे। तो अब होता क्या है कि जब आप किसी लिक्विड को इतना ठंडा कर देते हो कि वो उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर पे आ जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि इस तरीके के कुछ बॉन्ड्स हैं जो ये मॉलिक्यूल्स आपस में बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से पास आ गए, इतना क्लोज कॉम्पैक्ट डिस्टेंस में आ गए कि आपस में कुछ बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं। जितनी ज्यादा ये एनर्जी लूज करेंगे उतने इनके ये बॉन्ड स्ट्रांग होते जाएंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये इतने ज्यादा क्लोज कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में आ जाएंगे कि अब ये क्वालिफाई नहीं कर सकते अपने आप को लिक्विड कहना। इसका मतलब अब ये अपने आप को क्या कहना शुरू कर देंगे? सॉलिड। सॉलिड कहना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी लूज करके ये क्या बन गए? सॉलिड बन गए। उल्टा प्रोसेस कर लो, कहीं से मैं इनको थर्मल एनर्जी ला कर दे दूं तो इनके बीच के मोलिकुलर ऑसिलेशंस जो है वो बढ़ जाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, यस सर। है ना। और वापस से वो क्या बन जाएगा? लिक्विड। लिक्विड बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो हम कह रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन है जिसकी वजह से लिक्विड बिकम सॉलिड, ये सिर्फ तब शुरू होता है जब एक लिक्विड कहाँ तक पहुंच जाता है? अपने फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है ना। तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो लूज करेगा, एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी है वो, है ना। और दैट्स व्हाई उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं, लेटेंट एनर्जी कहते हैं ना। तो डिफाइन कर लेते हैं काम को। अच्छा, यही काम सोचते हैं जब हम लिक्विड को बॉईल करना शुरू करते हैं तो क्या होता है? मैं इसको एनर्जी दूंगा लिक्विड को, तो ये और दूर होना शुरू हो जाएंगे, ज्यादा एनर्जेटिक हो गए। यस सर। अच्छा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये अपने बॉइलिंग पॉइंट तक आ जाएगा, वहां आने के बाद क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स और ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करेंगे। एक पॉइंट पे इतने एनर्जेटिक हो जाएंगे कि ये लिक्विड कहलाने की क्वालिफिकेशन खो देंगे, और ये क्या बन जाएंगे? गैस। वेपर बन जाएंगे। अभी के लिए वेपर लिख देते हैं उसको, है ना। गैस तो नहीं होगा, बट वेपर हो जाएगा, है ना। तो लिक्विड, सॉलिड और वेपर, है ना, ये हमारे तीन स्टेट हो गए। अच्छा, आइडिया देता हूँ मैं आपको कि लेटेंट हीट, इसको लिख देते हैं ऑफ फ्यूजन। जो लिक्विड सॉलिड के बीच की लेटेंट हीट होती है ना, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जो लिक्विड वेपर के बीच की लेटेंट हीट होती है उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर के लिए जो होती है, ये 540 कैलोरीज होती है पर ग्राम। कंपेयर करना इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। 1 ग्राम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वेपर में कन्वर्ट करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे? 540 का। 540 कैलोरीज देनी पड़ेंगी, तब जाके वो वेपर बनेगा। अब तो पहले कितनी एनर्जी होगी? क्या कह रहे हो? मतलब पहले कितने उस पे होगा? 540 किससे रिलेटेड? समझा नहीं, क्या कह रहे हो? टेम्परेचर कह रहे हो क्या? हाँ यस सर, मतलब कितने टेम्परेचर पे होगा कि 100 पे जाके होगा 540? ना। 100, देखो 100 तक तो क्या होगा, अगर आपके पास यही वाला लॉजिक लगा लो ना। 1 ग्राम पानी था 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसे 80 कैलोरीज दे दो, इसका टेम्परेचर 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। लेकिन वो 80 देने के बाद आपको कितनी और देनी पड़ेगी कि ये वेपराइज हो जाए? यस सर, 540। 540 देनी पड़ेगी, बात ठीक है ना। तब यस। जाके वो वेपराइज हो पाएगा। पक्की बात। तो एक यस। डेफिनेशन है जो लिख लेते हैं, लेटेंट, पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की लिख लेते हैं, फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की लिख लेंगे। तो पहली डेफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लिखो जरा, द अमाउंट ऑफ हीट the amount of heat which, if extracted, the amount of heat which, if extracted from unit mass of a liquid, from unit mass of a liquid
एट इट्स फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट लिख सकते हो, एट इट्स फ्रीजिंग टेम्परेचर transforms it into the solid phase, transforms it into the solid phase without any change in temperature, transforms it into its solid phase without any change in temperature. लिख लिया एक बार। यस सर। अब इसको समझना, देखो कि अगर एक यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड है जिसका टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट पे है, उसमें से कितनी हीट निकाल लें कि वो क्या बन जाए, सॉलिड। सॉलिड बन जाए, और उसका टेम्परेचर तब भी ना चेंज हो, ठीक है ना। तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है, इसकी यूनिट हम लिखेंगे तो ये होती है कैलोरी पर ग्राम। देखो इसमें कोई डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, या जूल पर ग्राम कह लो आप, है ना। तो कैलोरी पर ग्राम या जूल पर ग्राम इस तरीके से होता है। और इसको यूज करते हुए डेल्टा क्यू की इक्वेशन सिंपली ये होगी m/L, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ 5 ग्राम पानी को मुझे फ्रीज करना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 1 ग्राम पानी के लिए एल कितना है, 80 क्या? 80 है। तो 5 ग्राम पानी को कितनी हीट लूज करनी पड़ेगी, 400। 400 कैलोरी। तो ये Q इक्वल टू ml समझ में आ रहा है। यस सर यस। अब इसी बेसिस पे अगर मुझे लिखना होता लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो क्या मॉडिफिकेशन करेंगे हम डेफिनेशन में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 1 मिनट होल्ड करना सब लोग यार।
सॉरी यार, थोड़ा सा एक फोन जरूरी आ गया, हो भी गायब हो गए, हो भी। हाँ, एक मिनट रुक जाओ यार, ये क्या आ गया स्क्रीन पे? वो स्क्रीन पे काला काला आ रहा है क्या तुम्हारे भी सामने? यस सर। यस सर। या तो मैं इसका करता हूँ इलाज, क्यों आ रहा है ये? अभी भी आ रहा है? यस सर। अब तो नहीं आ रहा है? अब नहीं आ रहा। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी इसी लाइंस पे अगर हम सोचें तो? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय बोलो भाई, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड एट इट्स कौन सा टेम्परेचर? बॉइलिंग। बॉइलिंग टेम्परेचर, in order to transform into its कौन सा phase? वेपर फेज। Vapor phase without any change in temperature। लिख लो एक बार इसको। Without any change in temperature। लिख लिया भाई सबने? सर एक सेकंड। यस सर। तो वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसको समझ सकते हो कि 540 कैलोरी पर ग्राम। इसके नुकसान सोचो क्या हो सकते हैं कि अगर लेट्स से गलती से किसी के ऊपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर गिर जाए या 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम के कांटेक्ट में कोई आए, किस केस में जो बर्न होगा वो ज़्यादा सीवियर होगा? स्टीम। स्टीम के केस में, क्योंकि देखो स्टीम है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही, लेकिन उसके अंदर क्या बहुत ज्यादा है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बहुत ज्यादा है। तो जब वो स्किन के कांटेक्ट में आएगी और कंडेंस करेगी तो इवन विदाउट लूजिंग टेम्परेचर वो 100 का 100 पे ही रहते हुए हर एक ग्राम में 540 कैलोरी जो है वो ट्रांसफर कर देगी। तो जो बर्न होगा वो बहुत सीवियर होगा ना। ऑन दी अदर हैंड, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी मान लो स्किन के कांटेक्ट में आता है तो फॉर एवरी 1 डिग्री लॉस ऑफ टेम्परेचर वो सिर्फ 1 कैलोरी ट्रांसफर कर पाएगा। समझते हो? तो किससे ज्यादा यस। सेफ रहने की जरूरत है? स्टीम से। स्टीम से है ना। वैसे तो पानी से भी बच के रहना चाहिए, गर्म पानी से, यस बट सर, वाटर अगेन से है भी ना, बच के रहना चाहिए। बिल्कुल ना। लेकिन मान लो कि ऐसा हो कि कोई हमें टॉर्चर कर रहा हो और चॉइस दे कि भाई क्या गिराऊं तुम्हारे ऊपर, गर्म पानी या स्टीम, तो क्या चूज करोगे? वाटर। हाँ, गर्म पानी। कि भाई मेरे सर ऊपर गर्म गर्म पानी पानी गिरा। भी नहीं है, उससे मेरा पैर जल चुका है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर चॉइस ही ये है तो मैं कह रहा हूँ लाइफ में कभी कभी ऐसी चॉइसेस आती है ना, तो अगर ऐसा हो जाए तो चॉइस क्लियर रखना है ना कि यस सर। ठीक है।
एनीवे तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये भी हमने समझ लिया। अब इस पे इन्वॉल्व क्वेश्चंस जो होंगे वो कैसे होंगे वो देख लेते हैं, है ना। तो एग्जांपल लेते हैं, देखो लेट्स से हमारे पास एक कंटेनर है जिसका वाटर इक्विवेलेंट जो है वो 20 ग्राम है। वाटर इक्विवेलेंट आई होप सबको याद होगा। इसमें 30 ग्राम वाटर है, 30 ग्राम वाटर, और ये है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने पर? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक क्यूब ऑफ आइस लेते हैं, 10 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको इसमें ड्रॉप कर देते हैं और फिर हमें पूछा गया है कि जो रिजल्टिंग टेम्परेचर होगा वो बताओ। एक बार ये पूरी कहानी को समझ लो, फिर आगे बात करते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो जो क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना है वो ये है, whether or not does the ice melt completely। सारी की सारी आइस पूरी तरह से मेल्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो ये कैसे चेक करेंगे? देखो 10 ग्राम आइस को अगर मेल्ट होना है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड है? 10 ग्राम आइस को मेल्ट होने के लिए 800 कैलोरीज रिक्वायर्ड है। ये मेरे ख्याल से सब लोग फॉलो कर रहे होंगे इस बात को। ठीक, अब हमारे पास है क्या? देखो हमारे पास 30 ग्राम तो असली पानी है और 20 ग्राम नकली पानी है। नकली पानी समझ रहे हो? द कंटेनर इज इक्विवेलेंट टू कितना वाटर? 20 ग्राम। तो इफेक्टिवली हमारे पास 50 ग्राम वाटर है। ध्यान देना, मैंने इफेक्टिवली कहा है। असली पानी तो 30 ग्राम ही है। पानी जैसा तत्व हमारे पास कितना है? 50 ग्राम। इसको 20 से मिनिमम कहां तक ला सकते हैं? 20 डिग्री सेंटीग्रेड से मिनिमम कहां तक ला सकते हैं? 10। क्यों? 5 तक क्यों नहीं? 4 तक क्यों नहीं? 1 तक क्यों नहीं? 0 तक क्यों नहीं? भाई थ्योरेटिकली स्पीकिंग पानी को पानी रखते हुए कहां तक ठंडा कर सकते हैं हम? हाँ 0 तक। 0 तक कर सकते हैं ना। तो 50 ग्राम पानी को अगर हम 0 तक ले आए तो कितनी हीट अवेलेबल है हमारे पास? कितनी हीट अवेलेबल? 50 ग्राम पानी को 20 से 0 ले आए तो डेल्टा क्यू कितना हुआ? 50 इंटू 1 इंटू 20। 1000 कैलोरी हुई कि नहीं हुई? बोलो। सर इसमें तो C इंटू डेल्टा टी होगा ना? मतलब 50 ग्राम हीट पानी है। कैपेसिटी भी ना। ये बेटा 50 ग्राम तो पानी है ना, सब्सटेंस हुआ ना वाटर। तो सोच लो, वाटर तो एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस के लिए तो स्पेसिफिक हीट यूज करते हैं ना। कंटेनर की बात कर रहे होते तो उसको अलग से लिखते। फिर कंटेनर को तो हमने वाटर मान लिया है ना। मैं कंफ्यूज हो गया ना, मतलब वाटर इक्विवेलेंट से। समझ रहा हूँ। अच्छा मतलब अगर उसको सेपरेटली लेते तो अलग बात थी। मतलब हम तो वाटर में ही मिला दिया ना हमने तो उसे। क्या कहते हो? यस सर, ठीक है, तो 1000 कैलोरी अवेलेबल है और चाहिए 800, तो मेल्ट हो जाएगी आइस पूरी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। अच्छा, उसके बाद भी कुछ कैलोरी बची रहेंगी, तो इसका मतलब जो मेल्ट होके वाटर बनेगा उसका टेम्परेचर राइज भी तो करेगा। क्या कहते हो?
तो अगर ये बात समझ में आ रही है तो हम फाइनल टेम्परेचर को x मान लेते हैं, ये हमारा फाइनल टेम्परेचर हो गया। अब इक्वेशन बनाते हैं हीट लॉस। हीट किसने लूज की? वाटर। हाँ, कितने? 50 ग्राम पानी ने 1 इंटू 20 माइनस एक्स। ये सही लिखा है मैंने, एक बार देख लो अच्छे से। फाइनल टेम्परेचर अगर एक्स है तो ये इक्वेशन ठीक लिखी है मैंने। यस सर। गेन किसने किया? तो सबसे पहले आइस ने गेन किया कितना? m इंटू एल। तो m हुआ 10, l हुआ 80। 10 इंटू 80 ठीक लिखा मैंने, प्लस मेल्ट होने के बाद 10 ग्राम पानी बना। वो 10 ग्राम पानी x माइनस जीरो, इस इक्वेशन से हीट और गेन करेगा। 10 इंटू 1 इंटू एक्स माइनस जीरो। अच्छे तरह सोच लो, ये पूरी इक्वेशन समझ में आनी चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, तीनों टर्म एकदम क्लियर होनी चाहिए। कुछ क्लियर नहीं हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। सर 10 into 80 latent heat of फ्यूजन से लिखा ना मतलब। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखा है बिल्कुल। वो जो 800 कैलोरी चाहिए ना उसको मेल्ट होने के लिए, यस सर। वो लिख दिया मैंने। सही है ना? यस सर। अब बताओ मुझे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है एक्स के लिए? एक्स कितना आ रहा है? अगर किसी क्वेश्चन में कंटेनर के बारे में कुछ नहीं कहा गया है ना, वाटर इक्विवेलेंट वगैरह कुछ नहीं दिया गया है, तो फिर कंटेनर को नॉन एग्जिस्टेंट मानना है ना। कितना आया एक्स भाई? सर 3.34। 10/3 आ रहा है। यस सर। ठीक है, एकदम सही है। अगर ऐसा क्वेश्चन दूं तो कर लोगे सॉल्व? देखो, मान लो हमारे पास 60 ग्राम वाटर है एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हमने 20 ग्राम आइस डाली एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? आइस पूरी मेल्ट हो पाएगी कि नहीं, एक बार ये बता सकते हैं मुझे? 20 ग्राम आइस एट 0 है, उधर 60 ग्राम वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। पूरी आइस मेल्ट हो सकती है कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। पूरी आइस मेल्ट हो सकती है, ये बिल्कुल ठीक है। तो सॉल्व करके बताओ कि फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा। इक्वेशन लिखवा दो मुझे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखूंगे? सर 60 into 1 into 30 minus x।
30 माइनस एक्स, बिल्कुल ठीक है, इक्वल टू एक सेकेंड, इक्वल टू 20 into 80 plus 20 into 80 plus 20 into 1 into x minus 0. x माइनस 0, ठीक है, x की वैल्यू इसको करो, सॉल्व करके बताओ कितना है। Two 2.5. कितना है, 2.5 ना, Yes sir. ठीक है, सही है। समझ में आ गया कैसे करना है ना। एक एग्जांपल ये भी ले लेते हैं कि व्हाट इफ अगर सारी आइस मेल्ट नहीं हो, जैसे मान लो कि हमारे पास 30 ग्राम आइस होती, मान लो ना 30 ग्राम आइस अगर होती तो उसे तो कितनी हीट चाहिए मेल्ट होने के लिए, 2400 2400 कैलोरी चाहिए है ना? लेकिन अवेलेबल कैलोरी सिर्फ 1800 है ना। Yes sir. तो होगा क्या, ये पानी जो है अपना सारा टेम्परेचर लूज करके जीरो पे आ जाएगा। 1800 कैलोरीज लूज कर देगा। उस 1800 कैलोरी में कितनी आइस मेल्ट होगी, आइस मेल्ट ये हो जाएगी 1800 डिवाइडेड बाई 80 कर दो आप, ये कितना होगा, देखो ये हो गया 90/4 हो गया, 45/2 हो गया, 22.5 हो गया है ना। 22.5 ग्राम आइस मेल्ट हो जाएगी। यानी इस केस में होगा क्या कि फाइनली आपके पास 22.5 प्लस 60 82.5 तो बचेगा वाटर, 7.5 ग्राम बचेगी आइस, और टेम्परेचर कितना होगा, अगर आइस और वाटर दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं तो एक ही टेम्परेचर हो सकता है, अब क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। तो अगर आइस अगर एक छोटा सा दाना भी बच गई, मान लो एक मतलब फ्रैक्शन ऑफ अ ग्राम भी बच गई, तो भी टेम्परेचर फाइनल 0 ही होना है। Yes sir. क्लियर? Yes sir. ठीक है, तो ये काम हम कर सकते हैं। यही काम आप वेपर के केस में भी कर सकते हो। मान लो हमारे पास 10 ग्राम वेपर है, वाटर वेपर की बात कर रहे हैं, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और हमारे पास 500 ग्राम वाटर है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं इसको अगर मिक्स कर दूं तो रिजल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा वो देखते हैं ना। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो हमारा ये पानी है, 500 ग्राम पानी 20 पे, ये अगर पूरा का पूरा 100 पे जाए तो उसको कितनी हीट चाहिए और वेपर कितना दे सकती है। वेपर कितनी हीट दे सकती है अगर वो सारी कंडेंस हो जाए, बता सकते हो मुझे, वेपर कितनी हीट दे सकती है अगर सारी कंडेंस हो जाए। 5600. हाँ 5400 कैलोरी दे सकती है। अच्छा 54. 5400 540 कैलोरी पर ग्राम Oh होती है ना वो। 540 मुझे 560. हाँ 540 ठीक है ना, तो 540 तो 5400 कैलोरी दे सकती है। अच्छा, पानी का टेम्परेचर जो है, पानी का टेम्परेचर अगर मुझे 500 से 20 पहुंचाना है, मतलब यानी सॉरी 20 से 100 पहुंचाना है, तो मुझे 500 इंटू 80 इतनी कैलोरी चाहिए होगी Yes sir. ना। अब ये कितना नंबर हो गया, 40,000। 8000. Yes. इतनी तो है नहीं इसके पास। इसका मतलब हमें पता चल गया ना कि फाइनल टेम्परेचर 100 तो नहीं होना है,
Yes. इसका मतलब जो वेपर होगी वो कंडेंस होने के बाद 100 से नीचे आएगी और फाइनल टेम्परेचर 100 और 20 के बीच में कुछ एक्स हो जाएगा। और सर सारा वेपर लिक्विड बन जाएगा ना? सारा वेपर लिक्विड बन जाएगा। तो उसकी हीट लॉस की इक्वेशन लिखें वेपर की। वेपर की हीट लॉस की इक्वेशन पहले तो हुई 10 इंटू 540, ये तो हुई Yes, sir. कंडेंस होने में। फिर वो जो 10 ग्राम पानी बना वो 10 इंटू 1 इंटू 100 माइनस एक्स इतना और लूज करेगा। Yes, sir. और गेन किसने किया? 500 ग्राम पानी ने। Yes. 500 इंटू 1 इंटू एक्स माइनस 20, सही है कि नहीं है? Yes, sir. बस तो सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा एक्स का। देखो चेक करो। कर लोगे? एक्स के लिए सॉल्व कर लोगे? Yes, sir. ठीक है। एक एनसी वर्मा में क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 1 kg आइस है हमारे पास एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 kg स्टीम है यानी वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई वाटर नहीं है, इधर आइस है इधर स्टीम है। इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। फाइनली क्या बनेगा वो बता दो। क्या क्या हो सकता है? सिनेरियो सोचो। So या तो वाटर बन जाए एकदम 50 डिग्री इस पे। नहीं, 50 डिग्री ये दिमाग में कैसे आएगा? 50 डिग्री पे बन जाएगा? नहीं, इतना स्पेसिफिक नंबर कैसे कि 50 डिग्री हो जाएगा ये? सर मतलब हाँ। इन दोनों का मीन डिग्रीज में। नहीं यार, मीन थोड़ी होता है यार, मीन तो हमने कभी निकाला ही नहीं, देखो इसमें कहीं यस सर। है ना, किसी कैलकुलेशन में मीन नहीं निकाला हमने। ये सब कुछ डिपेंड करता है ना कि उसके पास लेटेंट हीट कितनी है। भाई लेटेंट हीट दोनों की अलग अलग है, एक के 1 ग्राम में 80 है, एक के 1 ग्राम में 540 है। अगर सब कुछ सिमेट्रिकली हो रहा होता तो फिर भी मीन पे आ जाते हैं हम लोग, वो तो नहीं हो रहा है ना। बट लाइकली सिनेरियो क्या है देखो, अगर मैं सारी आइस को मेल्ट करा दूं, एक सिनेरियो ये लेते हैं, तो कितनी हीट रिक्वायर्ड है? सारी आइस को मेल्ट कराने में कितनी हीट रिक्वायर्ड है? 80,000 कैलोरी। 80 किलो कैलोरी लिख दूं, चलेगा ऐसे? यस सर। ठीक है। ये जो सारी आइस मेल्ट होके वाटर बना है, ये वाटर 0 से उठ के 100 पे चला जाए के लिए कितनी कैलोरी रिक्वायर्ड है? 100 कैलोरी। 100 किलो कैलोरी। हाँ अच्छा। 100 किलो कैलोरी है, सही है ना? सोचो, यस सर। यानी टोटल कितनी चाहिए मुझे? 180 किलो कैलोरी। 180 किलो कैलोरी चाहिए इस काम को करने के लिए। अच्छा, थियोरेटिकली स्पीकिंग अगर मैं सारी स्टीम को कंडेंस करा दूं तो मेरे पास 540 किलो कैलोरी अवेलेबल हो जाएंगी कि नहीं? बोलो। यस सर। अच्छा, जब रिक्वायरमेंट ही 180 की है, इसका मतलब ये तो सारी यूज ही नहीं हो पाएगी। यस सर। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में इन इक्विलिब्रियम we'll have
क्या होगा हमारे पास, वेपर वाटर एंड पेपर। प्लस वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सही है कि नहीं? हाँ यस सर। ये सही है ना? अच्छा, तो कितनी 180 कैलोरी में कितनी स्टीम कंडेंस हो जाएगी? 180 कैलोरी में कितनी स्टीम कंडेंस हो जाएगी? 180 किलो कैलोरी में कितनी स्टीम कंडेंस? 540 कैलोरी से डिवाइड कर दूं उसको मैं? बोलो भाई। 1/3 kg आया कि नहीं आया ये? देख लो एक बार, ये फिगर देख लो, अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 1/3 kg वाली बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। यस सर हाँ। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास क्या हुआ, सारा का सारा पानी जो है वो तो बन गया क्या, सॉरी सारे का सारा आइस जो है वो तो वाटर बन गया। और हमारे पास वाटर टोटल कितना है? 1 kg जो आया था आइस से, और 1/3 kg जो आया था स्टीम से। टोटल 4/3 kg तो हमारे पास वाटर है, और 2/3 kg हमारे पास स्टीम है। और ये सब किस टेम्परेचर पे है? 100 100 डिग्री। डिग्री सेंटीग्रेड। समझ जाओगे? यस सर। ठीक है, तो ये कहानी है हीट एक्सचेंज की, है ना? इसमें याद रखने वाली बातें एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर इक्विवेलेंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है ना? इसका जो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे थर्मल में, वो आपको स्कूल में थर्मो करा दिया गया है किसी के स्कूल में क्या? सर मेरे करा दिया है। करा दिया है। तो इसमें थर्मल एक्सपेंशन करवाया था आपको? सर पता नहीं। एक्सपेंशन एक बार चेक कर लेना, है ना? और कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन ऐसा कुछ करवाया है? सर मैं स्कूल की क्लासेस मतलब अटेंड ऐसे नहीं करता। नहीं, लेकिन बताते तो होंगे ना स्कूल वाले के एग्जाम में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। सर उन्होंने तो सिलेबस के नाम पे सीबीएसई की साइट दे दी कि जो जो कटा है वो जो कटा है वो छोड़ के, अच्छा ठीक है, चलो हम भी उसी को रेफर कर लेंगे, है ना? तो उसी में जो भी अगला होगा वो हमारा कल का टॉपिक हो जाएगा। ठीक है ना? कल की क्लास यस। वही 9 बजे रखेंगे फिर, है ना? यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। चलो। सर इसके हाँ क्वेश्चंस के लिए कुछ। यार, मैं क्वेश्चन का करता हूँ, देखो इसका जुगाड़ है ना, भेजूंगा आपको। यस सर। ठीक। थैंक यू सर।